हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर और वो है जेनेटिक्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जैसे जेनेटिक्स क्या है या इनके जो बेसिक टर्म्स होते हैं आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ टर्म्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, कैरेक्टर क्या है, ट्रेड्स क्या है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है। आई थिंक आप सभी को इनके बारे में आइडिया होगा ही, लेकिन क्योंकि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को इन सब के बारे में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे की ओर ले चलूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डीएनए, जीन, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स, अगर हम इनकी बात करें तो एक्चुअली में ये सारी चीजें जो होती है वो सेम होती है। तो अगर ये सारी चीजें सेम होती है तो भी इनके नेम ऐसे अलग अलग क्यों रखे गए हैं? कारण क्या है? जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर पहले कैरेक्टर्स की बात करें, कैरेक्टर्स क्या होती है? तो एक्चुअली हमारी बॉडी में जैसे हम बात करें हमारे बालों का कलर कैसा है, हमारी आई कलर कैसी है, हमारी हाइट कितनी है, हमारा स्किन कलर कैसा है, मतलब सब कुछ। तो हमारी बॉडी की सारी चीजें क्या कहलाती है? वो कैरेक्टर कहलाती है। और ये कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? हमारी बॉडी का जीन। मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर जो है वो बन रहा है तो उसको बनाने का रीजन कौन है? कोई ना कोई पर्टिकुलर एक जीन क्या है वहां पे, क्या है, प्रेजेंट है, वो अपना काम कर रहा है, कोडिंग वाला वर्क कर रहा है। अब ये जीन जो है ये मिलते कहाँ पर है? ये मिलते हैं डीएनए में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए एक्चुअली क्या है? कलेक्शन ऑफ जीन। तो जहां पे बहुत सारे जीन का कलेक्शन मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि डीएनए में केवल जीन्स ही मिलते हैं। मैंने क्या बोला कि जीन्स क्या है? ये कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर जो है उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीन क्या कर रहा है? पर्टिकुलर कोडिंग वर्क कर रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। लेकिन क्या केवल डीएनए में जीन्स ही मिलते हैं? नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें और होती है डीएनए में जो कोई कैरेक्टर की कोडिंग नहीं करता है फिर भी स्टिल वहां पे क्या है? प्रेजेंट होता है। ठीक है। जैसे अब जीन का डेफिनेशन क्या निकल के आया? पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? क्योंकि ये डीएनए का ही सेगमेंट होता है तो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, क्योंकि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर कैरेक्टर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? जीन्स की हो गई। ठीक है। अब जीन हमने देख लिया और जीन किस में प्रेजेंट था? डीएनए में। अपने को ये भी समझ में आ गया। अब डीएनए कहाँ मिलता है? तो डीएनए मिलता है किसमें? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? वो हमारे सेल में। और सेल कहाँ है हमारी बॉडी में? हमारी होल बॉडी किसकी बनी है? सेल की ही बनी है। जैसे कि हम बात करें, मान लेते हैं ये एक सेल है। ठीक है। और इस सेल में ये है हमारा न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है? ये है हमारा डीएनए, मान लेते हैं। और ये डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर लेंथ होती है किसकी? इस डीएनए की। तो आप जरा यहाँ पे इमेजिन करिए कि एक तो ये सेल जो काफी छोटा होता है, नॉर्मली अपने को दिखाई भी नहीं देता है, देखना इम्पॉसिबल है उसको। तो इतने छोटे से सेल में कितना ही छोटा होगा कौन? वो न्यूक्लियस। अब उस छोटे से न्यूक्लियस में इतने लंबे, कितना है, 2.2 मीटर डीएनए को रखना है, जो बहुत टफ काम होता है क्योंकि बहुत छोटा सा कौन है? न्यूक्लियस। उसमें बहुत लंबा क्या है? उसमें थ्रेड लाइक क्या है? डीएनए को रखना है। तो अगर हम उस न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए को ऐसी उलझा के रख देंगे तो बहुत क्या हो जाएगा? काम वहां पे उलझ जाएगा। मतलब मीनिंग कहने का ये हो रहा है, ये जो डीएनए है इसको हम ऐसे उलझा के उसमें रख नहीं सकते न्यूक्लियस के अंदर में। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि फर्दरली आगे जाके अपने को डीएनए को ओपन अप भी तो करना है। क्यों करना है ओपन अप? क्योंकि आगे में डीएनए में क्या होगी? रेप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर ट्रांसलेशन होगा, जिससे क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है।
तो अगर हम इस डीएनए को ऐसे ही उलझा के रख देंगे न्यूक्लियस के अंदर में, तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है प्रोटीन, टोटली क्या हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी, काम नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना है अपने को, डीएनए को इतने आराम से अरेंजमेंट के थ्रू रखना है न्यूक्लियस के अंदर में कि जब काम पड़े तब आसानी से क्या हो जाए, हम डीएनए को इजीली वहां पे ओपन अप भी कर सके। तो इस डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर में प्रॉपर वे में अरेंज करके रखने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का मीनिंग क्या बना कि डीएनए को प्रॉपर अरेंज करके किसके अंदर में रखना है, न्यूक्लियस के अंदर में रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि ये अरेंजमेंट होता कैसे है। जैसे हम देख रहे थे कि डीएनए डीएनए के साथ में किसको जोड़ देते हैं, प्रोटीन को जोड़ देते हैं अरेंजमेंट के लिए। डीएनए कैसा होता है हमारा, डीएनए होता है हमारा निगेटिव चार्ज। और क्यों होता है निगेटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए में एक ग्रुप मिलता है, कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप क्या कैरी करता है, निगेटिव चार्ज। और इसकी वजह से जो हमारा पूरा का पूरा डीएनए है वो क्या कैरी करता है, निगेटिव चार्ज कैरी करता है। और क्योंकि अब डीएनए जो है वो निगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली हमारा प्रोटीन कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो हमारा प्रोटीन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये तीन टाइप की होती है, कौन कौन सा, एक होता है बेसिक अमीनो एसिड्स, एक होते हैं आपके एसिडिक अमीनो एसिड्स, और एक क्या होते हैं आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो इन तीनों टाइप में जो बेसिक अमीनो एसिड्स होती हैं, मतलब अमीनो एसिड्स जिनका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर के होंगे, ये क्या कैरी करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। अगर हम बात करें कि बेसिक अमीनो एसिड्स में कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं इसमें, तो इसमें आते हैं लाइसिन, एक होता है आर्जिनिन, और एक होता है हिस्टिडीन। ये तीन आते हैं किसके अंदर में, बेसिक अमीनो एसिड्स के अंदर में। और इन तीनों में भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होते हैं ये दो, लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनको बोला जाता है क्या, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं इनको। तो बात क्या आई कि डीएनए के साथ में हम किसको जोड़ देते हैं, हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ देते हैं, और इन स्ट्रक्चर को हम एक साथ में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टामर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इन शॉर्ट वर्ड में कि डीएनए साथ में किसके जुड़ गया, विथ प्रोटीन, विच प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, क्या बन गया वहां पे, कंडेंस स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टामर। और आगे जाके जो क्रोमेटिन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और कब होता है, ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। अभी सेल डिवीजन क्या है, कब होता है, कौन कौन से टाइप्स है, क्या क्या इनकी कंडीशंस है, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। आप चाहे जाके देख सकते हो उन चीजों को। अगर मैं एक आउटलाइन की बात करूं कि क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट क्यों होता है, किस फेज में होता है, जैसे आपको मालूम होगा जो सेल साइकिल हम बात करें उसकी क्या होती है, चार फेज होती है, एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज, एक होता है G2 फेज, और एक क्या होता है M फेज। तो इन चारों फेज में क्रोमेटिन का क्रोमोसोम में कन्वर्जन कब होता है, ड्यूरिंग दी M फेज में होता है। अगर हम यहाँ से और एक बात करें कि M फेज में भी कौन से फेज में होता है, क्योंकि M फेज में क्या है, चार सब फेज होती है, एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इन चार फेजेस में भी कहां पर होती है पर्टिकुलर, अगर हम स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे यूज करें तो क्रोमेटिन का क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है ड्यूरिंग दी प्रोफेज। मतलब जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुआ तो वैसे ही क्या हुआ, क्रोमेटिन का भी क्या हो गया, कन्वर्जन स्टार्ट हो गया किसमें, क्रोमोसोम में। और जैसे ही प्रोफेज का क्या हो गया, एंड आ गया, मतलब मेटाफेज स्टार्ट होने वाला है, तो प्रोफेज के एंडिंग में या मेटाफेज का जैसे स्टार्ट होने वाला है वहां पे टोटली जो प्रोसेस थी वो क्या होती है, कंप्लीट हो चुकी रहती है। मतलब क्रोमेटिन पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो चुका रहता है, क्रोमोसोम में वो कन्वर्ट हो चुका रहता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता ही क्यों है, क्या रीजन है होने का, तो वो रीजन है यहाँ पर सेल डिवीजन। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल है, जो डीएनए है या जो क्रोमेटिन है वैसी का वैसी ही रहेगा जब तक उसकी रिक्वायरमेंट ना रहे,
और रिक्वायरमेंट किस चीज की, क्रोमोसोम में बदलने की। तो जब तक बॉडी में सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक बॉडी में क्या नहीं होगा, क्रोमोसोम में क्या होगा, क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात आ रही है कि ठीक है हमने क्या जान लिया कि क्रोमेटिन का क्रोमोसोम में क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन, ये हमने जान लिया। अब बात आती है कि क्यों होता है, क्यों जरूरी है क्रोमोसोम का बनना वहां पे। तो रीजन क्या है, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें नॉर्मली कुछ ऐसा दिखता है क्रोमोसोम, और अगर हम क्रोमेटिन की बात करें तो एक पूरा का पूरा क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए सेल डिवीजन में क्या होता है, जो मदर सेल होती है या जो पेरेंट सेल होती है वो क्या होती है, प्रोजेनिस में डिवाइड होती है। तो जब सेल डिवाइड होती है विच मीन्स उनके अंदर का जो भी डीएनए कंटेंट है वो पूरा का पूरा क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किसमें होना चाहिए, इनटू दी प्रोजेनी सेल में। तो उस कंडीशन में इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। और इस क्रोमोसोम को क्या कर सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना क्या है वो आपका काफी इजी होता है। इसीलिए ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो हम क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एक ही स्ट्रक्चर होता है। फर्दरली ये जो क्रोमेटिन ही होता है ये क्या होता है, 46 क्रोमोसोम में क्या होता है, बदल जाता है अगर वो ह्यूमन सेल है तो ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो क्रोमेटिन क्या होता है, फर्दरली 46 क्रोमोसोम में क्या होता है, चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये कंडेंसेशन प्रोसेस कब होती है, ड्यूरिंग दी एम फेज। फिर से एक बात रिपीट कर रहे हैं कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का बनना तभी होगा जब सेल में क्या होगी, सेल डिवीजन की प्रोसेस वहां पर स्टार्ट होती है। तो अभी तक हमने जितनी चीजों को पढ़ लिया है उनको अगर हम एक साथ में कंपाइल अप करें तो क्या निकल के आता है, पहले हमने क्या पढ़ा अबाउट जीन। तो जीन क्या था, ये स्मॉल सेगमेंट किसका था, डीएनए का। तो डीएनए का ये जो सेगमेंट होता है ये क्या डिसाइड करता है, कैरेक्टर्स को। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स है वो किसके लिए है, कोई ना कोई पर्टिकुलर जीन क्या कर रहा है, वहां पे कोडिंग कर रहा है पर्टिकुलर दैट कैरेक्टर के लिए। इसके बाद जीन से क्या फॉर्म हुआ, डीएनए। तो हमने क्या जाना कि डीएनए ही क्या है, डीएनए आपका जीन का एक कलेक्शन होता है, सारे जीन्स होते हैं उसमें। तो मतलब सारे के सारे जीन किसमें प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में। लेकिन क्या डीएनए फुल ऑफ जीन्स का ही बना होता है, नहीं, इसमें थोड़े बहुत ऐसी भी चीजें होती हैं जो कोई कैरेक्टर को डिसाइड नहीं करती है, मतलब वो जीन नहीं होता है लेकिन फिर भी वो किसमें मिलेगा, डीएनए में मिलेगा। जब डीएनए को हम किससे जोड़ते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, जब ये दोनों के साथ में जुड़ जाती है, ये क्या था नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन के आता है, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और फिर ये फर्दरली न्यूक्लियोसोम जो है क्या फॉर्म करता है, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये क्रोमेटिन, इस क्रोमेटिन के साथ में जब हम किसको जोड़ देते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन तो है बट वो कौन सा नहीं है, नॉन हिस्टोन है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन था तो ये क्या रहेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जब इनको हम जोड़ देते हैं इस स्ट्रक्चर से क्या फॉर्म होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां तक अभी हमने पढ़ लिया। तो हमने जो स्टार्ट किया था आज का चैप्टर की जो टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जीन, डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, यहां तक हमारा हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अबाउट कैरेक्टर क्या होती है और ट्रेट्स क्या होती है, और हमने एक वर्ड लिखा था क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इनको हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। यहाँ पर कोई अगर डाउट रहता है तो आप आके हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ में, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।